बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो कि AHN का चैप्टर है फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए 3rd सेमेस्टर, और ये डाउ की PPT है, तो हम ये डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हेमाटोलॉजी का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं द स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड के बारे में। ब्लड में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं, जितने भी बीमारियां होती हैं ब्लड की, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको ब्लड के कुछ ना कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि ब्लड किन किन चीज़ों से बनी है, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, इसका काम क्या है, इसका पीएच कितना है, जो इसके बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है वो पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं ब्लड के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो पेपर में इसके हवाले से भी MCQs आ सकते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करें बल्कि ज़रूर पढ़ें, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो पढ़ना लाजमी है। सबसे पहले ब्लड क्या है। ब्लड फ्लोज एवरीवेयर थ्रू द ह्यूमन बॉडी, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। ये तो हमें पता है कि ब्लड हमारे पूरी बॉडी में मौजूद है, हमारी ज़िंदगी इसके बगैर नामुमकिन है। मतलब अगर किसी इंसान की बॉडी से ब्लड निकाल दो तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। जो सबसे मेन फंक्शन है ब्लड का, वो है सप्लाइंग ऑक्सीजन टू एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। इसका काम क्या है कि ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती है, और साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मतलब बॉडी को एनर्जी के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ब्लड का क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्लड जो है वो कैरी करता है, और इनका आपको पता होगा प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉट करना है, ठीक है। या हमें कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड को जो है वो क्लॉट करती है, तो प्लेटलेट्स का भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड में जो जो चीज़ें आती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है ब्लड का फंक्शन। वो क्या है कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये ब्लड जो है हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ये भी आ सकता है कि ब्लड किन चीज़ों से बना है, तो ये आप मतलब जवाब में लिखोगे या जवाब में सेलेक्ट करोगे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ है, जो कि पूरे बॉडी में जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो क्या करती है कि चलती रहती है थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? बोन एंड टीथ्स, जो कि ब्लड के अलावा हमारे बोन्स बनाते हैं, टीथ बनाते हैं, कार्टिलेजेस जो कि सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड बनाती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ ये 4 चीज़ें बनाती है: बोन्स, टीथ, कार्टिलेजेस एंड ब्लड। अच्छा जी, इसका जो पीएच है वो तकरीबन थोड़ा सा अल्कलाइन है। मतलब पीएच एक एसिडिक होता है, एक अल्कलाइन होता है। 7 से जो नीचे आता है 6, 5, 4 ऐसे, ठीक है, तो वो हम एसिडिक में काउंट करते हैं। और 7 से जो ऊपर जाता है 8, 9, 10 की तरफ 14 तक, वो हम अल्कलाइन में काउंट करते हैं। तो पीएच जो है ब्लड का वो थोड़ा सा अल्कलाइन है, 7.35 से लेके 7.45 तक है। और ये जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड का पीएच क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड की जो क्वांटिटी है एक नॉर्मल मेल या फीमेल के बॉडी में, ठीक है, वो पता होना चाहिए। अगर कोई मेल है, तकरीबन 70 kg का कोई मेल मतलब बंदा है, ठीक है, और तो उसके बॉडी में जो ब्लड की क्वांटिटी है वो होगी 5600 मिलीलीटर, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है तो उसके बॉडी में होगी 4500 मिलीलीटर। तो ये जो है ब्लड की क्वांटिटी है, वॉल्यूम है। मेल में ज़्यादा है, फीमेल में थोड़ा कम है। तो ये जो 2-3 चीज़ें इस स्लाइड में है, इसका पीएच और इसका वॉल्यूम, ये भी पता होने चाहिए। इसके अलावा फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है।
वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करते हैं, गैसियस ट्रांसपोर्ट उसमें वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आते हैं, और पीएच को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये डिफेंस मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड करता है, मतलब हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो ये ब्लड का फंक्शन है, पता होना चाहिए। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब ये कि हमारी जो ब्लड है ये किन किन चीज़ों से बनी है, ठीक है। तो ब्लड व्हेन मिक्स विद एंटीकोगुलेंट एंड ग्रेजुएटेड ट्यूब एंड केप्ट फॉर सम पीरियड, मतलब जब आप ब्लड को निकालते हो और जो लेब्स में जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो रखते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए जब आप ये रखते हो तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड या सेलुलर पार्ट। लिक्विड जो है वो उसको आप नॉन सेलुलर या फिर एसेलुलर पार्ट भी कह सकते हो, और जो सॉलिड पार्ट है उसको आप सेलुलर पार्ट भी कह सकते हो या फिर कार्पसल्स भी कह सकते हो, और जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट इसमें ज़्यादा होता है, तकरीबन 55%, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 55% है, और जो कार्पसल्स है या जो सॉलिड सेलुलर पार्ट है, ठीक है, वो 45% है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आते हैं नॉन सेलुलर पार्ट पे, प्लाज्मा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है कि लिक्विड, मतलब लिक्विड पार्ट है तो ज़ाहिरी बात है लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा येलो कलर होता है इसका, और इसका पीएच जो मैंने पहले बता दिया अल्कलाइन पीएच होता है 7.4 तक तकरीबन, और ब्लड का जो 55% हिस्सा है वो प्लाज्मा से बना है, ठीक है। फिर इसी 55% हिस्से में तकरीबन वाटर बहुत ज़्यादा है जो कि 91 to 92% है इसी 55 में अगर आप लेते हो, ठीक है। सॉल्यूट इसके अंदर 8 to 9% है। इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आते हैं जो कि इसके अंदर प्रोटीन्स है, ठीक है। ये प्रोटीन्स के नाम में पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, अमोनिया, अमोनियम, ठीक है, और क्रेटिनिन। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर सोडियम, पोटाशियम या HCO जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, क्लोरीन या मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, और आयरन, ये इसके अंदर मौजूद है। एंजाइम मौजूद है, एंटीबॉडीज़ मौजूद है, या बिलरुबिन जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो मौजूद है जो हमें कलर प्रोवाइड करते हैं। वेस्ट मटेरियल इसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, जिससे आगे जाके यूरिन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये इसके कंपोजिशन है प्लाज्मा की जो कि पता होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं सेलुलर पार्ट पे। सेलुलर पार्ट में क्या होता है कि ये 45% हिस्सा बनाती है, प्लाज्मा जो है वो 55% हिस्सा बना देती, ये 45% हिस्सा बनाती है। इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेल में जो है सॉलिड पार्ट, या आप कह सकते हो कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद कितनी होती है। रेड ब्लड सेल्स की तादाद मेल में कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियंस, मतलब इतने सेल्स होते हैं। फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन पर सेल होते हैं, ठीक है, पर माइक्रोलीटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं मेल फीमेल के या परसेंट के, जितने भी नंबर्स होते हैं, ये तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो शायद आपके MCQs मिस हो सकते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं करना है। अच्छा जी, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं खुसूसियात को, एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट्स कौन से सेल है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये एरिथ्रोसाइट्स कहाँ से बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एरिथ्रोसाइट्स जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं बोन मैरो से, ठीक है। हमारे बोन के अंदर का जो हिस्सा है जिसको हम बोन मैरोस कहते हैं, वहाँ से हमारी ब्लड बनती है, एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। इसकी जो है स्पेरिकल शेप होती है, मतलब एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने पीछे वाले स्लाइड में
देखा होगा। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, और जो थिकनेस होती है मतलब जो मोटा कितना मोटा होता है ये सेल वो होता है 2 माइक्रोमीटर, और जो सेंटर में इसकी मोटा हम क्या कह सकते हैं कि जो थिकनेस होती है वो है 1 माइक्रोमीटर। तो ये वैल्यूज़ याद होने चाहिए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अलावा कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, एरिथ्रोसाइट के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। दे कंटेन हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन्स होते हैं, और हर एक रेड ब्लड सेल में तकरीबन 4 हीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और हर रेड ब्लड सेल के अंदर तकरीबन 4 हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। इसका लाइफ स्पेन 120 डेज़ होता है रेड ब्लड सेल्स का, मतलब 120 दिन के अंदर ये रिन्यू हो जाते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और न्यू सेल जो है वो बन जाते हैं बाय द सेल्स ऑफ रेटिको एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिको एंडोथीलियल सिस्टम कौन सा है, जिसको हम RES कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो आपके पुराने सेल्स को ख़त्म करता है रेड ब्लड सेल्स के, और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। डिक्रीज काउंट बिलो लोअर नॉर्मल लिमिटेड इज़ कॉल्ड एनीमिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ गई कि जब आपकी ब्लड की जो काउंट है, ठीक है, जैसे हमने कहा मेल में 5 से लेके 5.5 मिलियन तक है। अगर इससे कम हो जाता है, फ़र्ज़ करो 4 मिलियन पे आ जाता है, 3 मिलियन पे आ जाता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को आप एनीमिया कहते हैं। मतलब जब आपकी बॉडी में ब्लड की जो काउंट है वो कम हो जाए, ठीक है, इसको आप एनीमिया कहेंगे। और अगर काउंट ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 5.5 से 6 पे चला गया, 7 पे चला गया, 8 पे चला गया, उसको आप पॉलीसाइथीमिया कहते हो। तो 2 टर्म्स आ गई यहाँ पे। एनीमिया, इसको हम कहते हैं लो काउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, और पॉलीसाइथीमिया इज़ द अपर या अबव द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, जो ज़्यादा वो होता है, काउंट होता है रेड ब्लड सेल्स का, उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अच्छा, फंक्शन भी वही है जो हमने पहले पढ़ा, रिस्पायरेशन है, वाटर एंड सॉल्ट एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते थे, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चूँकि ये भी ब्लड सेल्स है तो ये भी रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट टाइप होता है, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज देन रेड ब्लड सेल्स, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल। रेड ब्लड सेल से साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद नहीं होता था न्यूक्लियस, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। अच्छा, इसका कोई कलर नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि वाइट कलर होता है। ज़्यादातर हम इसको कलरलेस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। यहाँ पे कलर ना होने की वजह क्या आ गई, हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए उसका कलर जो है रेड होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इनका कलर जो है वाइट होता है। और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, 4000 से लेके 11000 माइक्रोलीटर, ठीक है। मतलब जो रेड ब्लड सेल की थी वो 5 मिलियन थी, और इनकी वैल्यू जो है वो 4000 से 11000 है। अच्छा, डिक्रीज काउंट बिलो लोअर नॉर्मल लिमिट इज कॉल्ड लीकोपीनिया। वही बात आ गई, जहाँ पे भी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पे भी पीनिया का लफ्ज़ आता है तो वो आपको लोअर काउंट बताएगा। जैसे कि एरिथ्रोपीनिया आएगा तो मतलब लोअर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और इसी तरह लीकोपीनिया आया है तो मतलब नॉर्मल लेवल से आपको लो का रेशो बताता है कि जब वाइट ब्लड सेल का जो तादाद है वो कम हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको हम लीकोपीनिया कहते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है उसको हम लीकोसाइटोसिस कहते हैं। लीकोसाइटोसिस और लीकोपीनिया मतलब जब कम हो जाता है तो लीकोपीनिया, जब अपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है अपने नॉर्मल रेशो से, तो लीकोसाइटोसिस कहते हैं।
अच्छा जी, वाइट ब्लड सेल को हम दो ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाई करते हैं, दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, वो भी उसके मतलब अपीयरेंस के लिहाज से, उनके शक्ल के लिहाज से हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं वाइट ब्लड सेल को। ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट जो है ये ज़्यादातर हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म में काम करते हैं और इनको हम फिर आगे डिवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स में, इज़िनोफिल में और बेसोफिल में। ये आपको स्ट्रक्चर वाइज बताया गया है कि एक ग्रेनुलोसाइट में क्या आता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास आते हैं बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इज़िनोफिल। और परसेंट वाइज भी आपको बताया गया है कि इज़िनोफिल जो है वो 2 to 4% होते हैं, न्यूट्रोफिल 60 to 70% होते हैं, बेसोफिल 1 से 5% होते हैं। ठीक है, इसी तरह मोनोसाइट जो है वो 3 to 8% होते हैं और लिम्फोसाइट जो है वो 20 to 25% होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सेल्स कितने तादाद में मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा आते हैं न्यूट्रोफिल्स पे। न्यूट्रोफिल जो है वही मतलब ब्लड का हिस्सा है, तो रेड बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, इसके जो है पिंक कलर होता है जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, और ये तकरीबन नॉर्मल वैल्यू जो है इसकी 50 to 70% है। ठीक है, मतलब हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स कितने मौजूद है वाइट ब्लड सेल्स में? 50 to 70%। इसका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का आपको पता होगा कि जो भी बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, ठीक है, उस चीज़ को इनगल्फ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए न्यूट्रोफिल्स अपना काम करते हैं, उनको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। और ये होता है थ्रू माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स अगर बाहर से आते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रोफिल के ज़रिए से ख़त्म कर दिए जाते हैं। दे रिमूव द वेस्ट मटेरियल, सेल डिब्रिस। इसके अलावा क्या करते हैं? अगर कोई सेल है, सेल डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाता है किसी न किसी तरीके से, तो उनका जो कचरा रह जाता है, जो डिब्रिस होता है, वो भी न्यूट्रोफिल ही रिमूव करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? इज़िनोफिल। इज़िनोफिल जो है ये भी बोन मैरो से बनता है, ये पर्पल कलर का होता है, थोड़े से न्यूट्रोफिल पिंक कलर के होते थे, इज़िनोफिल आपके पास पर्पल कलर का होता है, लाइट पिंक कलर भी आप कह सकते हो, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फीवर मच लार्जर एंड पिंकिश देन न्यूट्रोफिल, मतलब उनसे थोड़ा सा बड़े होते हैं न्यूट्रोफिल से। ठीक है, और उनसे कलर भी थोड़ा ज़्यादा पिंक होता है, और इसकी वैल्यू जो है 2 to 4% है। वैल्यू याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें कोई एलर्जी होती है तो उस सिचुएशन में ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इज़िनोफिल आर बिलीव टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। वही बात है कि जब भी कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आता है, ठीक है, तो उस चीज़ से हमें बचाने के लिए ये अपना काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एलर्जी में अपना काम करते हैं, एलर्जी को ख़त्म करने में अपना काम करते हैं। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल ये भी वही बात है कि रेड बोन मैरो से बनते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ब्लू कलर होता है इनका, आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, मच फीवर लार्जर एंड बेसोफिलिक देन इज़िनोफिलिक। अच्छा, ये इज़िनोफिलिक से भी थोड़ा जो है वो बड़े होते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो 0 to 1% है, और ये भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनमें अपना काम करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स पे। एग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास आते हैं दो किस्म के सेल्स, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एग्रेनुलोसाइट पता होना चाहिए। एग्रेनुलोसाइट जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, वाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा है, और ये तकरीबन 25 to 50% वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर इनको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई या डिवाइड करते हैं, जिसको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आते हैं मोनोसाइट्स पे। मोनोसाइट्स क्या है? वही बात है कि जितने भी ये चीज़ें होंगी, जितने भी ब्लड के हिस्से होंगे या टाइप्स होंगे, रेड बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, और एक ग्रेनुलर होते हैं, मतलब ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जिसको हम क्या कह सकते हैं, धागे वगैरह कह सकते हैं। ठीक है,
बेसोफिलिक होते हैं, मतलब ब्लू कलर होते हैं। न्यूक्लियस किडनी शेप, किडनी की तरह इनका शेप होता है, न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और एसेंट्रिकली रिप्लेस्ड, मतलब सेंटर में नहीं होता, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा साइड पे होते हैं, ये इनका जो न्यूक्लियस होता है। और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 4 to 8%। और इनका फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बाहर के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं लिम्फोसाइट्स पे। अच्छा जी, लिम्फोसाइट जो है इनका भी लार्ज न्यूक्लियस होता है और फिर इनको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें रखने वाली ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। और ये क्या काम करते हैं कि ब्लड में जो है सर्कुलेट करते हैं, ख़ास तौर पर लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में ये ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे बनते हैं? फॉर्मेशन इनकी क्या होती है लिम्फोसाइट्स की? ग्रेटर एंड लिम्फेटिक टिश्यूज, स्प्लीन में ये और लिम्फ नोड में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। और हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो कि रेड बोन मैरोस के अंदर मौजूद होते हैं और उनसे सेल्स बनते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, वहाँ से बनते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म एक ग्रेनुलर और बेसोफिलिक होते हैं, राउंड इन पर्पल होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है। फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन पता होना चाहिए और इसकी जो वैल्यूज़ होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वही है। किलिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज़ का काम आपको पता है कि बाहर से जितने भी सब्सटेंस आते हैं उनको किल करना है। तो लिम्फोसाइट का इनडायरेक्टली काम क्या हुआ? फॉरेन सब्सटेंसेस को ख़त्म करना और डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट ऑफ हमारे ब्लड का जो थर्ड पार्ट है वो है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम आपको पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, और इसको भी आप जो है मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में डिवाइड करते हो बाय द डिवीज़न ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं जो कि रेड बोन मैरोज़ में मौजूद होते हैं। जितने भी ब्लड के सेल्स होते हैं वो तो ज़ाहिर है कि रेड बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होंगे। ये भी शेप में स्पेरिकल होते हैं या ओवल हो सकते हैं, या फिर ओवल हम कहते हैं अंडे की तरह, या रॉड शेप होते हैं या फिर कॉमा शेप हो सकते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल एंड हाईली रिफ्लेक्टिव बॉडीज़, बहुत छोटे होते हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ बिटवीन 8 to 11 डेज़। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के हवाले से। प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पेन है, कितने दिन तक ये हमारे बॉडी में रहते हैं, वो है 8 to 11 डेज़, मतलब 8 से 11 दिन हमारे बॉडी में ये रहते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो है 2 to 5 माइक्रोमीटर और इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, और साथ साथ हीमोग्लोबिन भी इनके अंदर मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद है, वाइट ब्लड सेल के अंदर मौजूद है, या फिर रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है। तो ये ईजी होगा, आपने रेड ब्लड सेल, अगर ऐसा कोई MCQs आता है तो आपने रेड ब्लड सेल चूज़ करना होगा। They have a normal value of 1,50,000 to 4 लाख, ठीक है। 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक इनकी जो है नॉर्मल वैल्यू है। 1,50,000 से अगर कम हो जाते हैं तो भी एबनॉर्मल है, अगर 4 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी एबनॉर्मल है। इनके दरमियान अगर है तो फिर प्लेटलेट्स की काउंट जो है वो आप नॉर्मल में काउंट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा वही मैंने जो आपको पहले बता दिया, अगर इनका जो है तादाद कम हो जाता है, काउंट कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे मैंने पहले बता दिया था, पीनिया का वर्ड आपने याद रखना है। और अगर तादाद इनका ज़्यादा हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा अगर हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो हमारा खून 1-2 मिनट के अंदर रुक जाता है। ये किस वजह से होता है? प्लेटलेट की वजह से। अच्छा, ये वास्कुलर लाइन, अगर हमारे कोई वेन वगैरह पे चोट लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी रिपेयर करते हैं।
और एक आम बंदे का क्लॉटिंग टाइम कितना होता है 2 to 6 मिनट्स, मतलब 2 से 6 मिनट तक उनकी जो ब्लड है वो रुकनी चाहिए। ये भी MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि एक नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है 2 to 6 मिनट्स होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स आपको इस डायग्राम में दिखाए गए। अच्छा जी, अब आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स पे। क्लॉटिंग फैक्टर्स में इतना कुछ पढ़ने वाला तो है नहीं, सिर्फ नाम है। जितने भी नाम आपको नज़र आ रहे हैं ये वही चीज़ें हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो है नाम है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। और स्पेशली इसमें जो है विटामिन के आता है, ये भी ज़्यादातर अक्सर MCQs में आता है कि विटामिन के का काम क्या है, तो वो है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। 8 पैरामीटर्स सेल काउंटर। आप जब कोई भी ब्लड टेस्ट करते हो जिसको हम CBC कहते हैं या कोई ऐसा टेस्ट करते हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, आप उसमें 8 पैरामीटर्स मतलब 8 चीज़ें आप देखते हो, 8 चीज़ें, जिसमें आप वाइट ब्लड सेल देखते हो, ठीक है, रेड ब्लड सेल देखते हो, HGB जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, HCT हेमाटोक्रेट, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना ये भी याद रखने चाहिए, और साथ साथ जो लॉन्ग फॉर्म है जो एब्रिवेटेड है, ठीक है, वो भी याद होने चाहिए कि HCT आया है तो HCT का मतलब क्या है, हेमाटोक्रेट, या RBC आया है तो RBC का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, MCV का मतलब क्या है, मीन सेल वॉल्यूम, MCH मीन सेल हेमोग्लोबिन, MCHC का मतलब है मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, और RDWT का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो ये 8 पैरामीटर्स हैं, 8 चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी टेस्ट में देख सकते हो या आपको ब्लड के हवाले से पता होने चाहिए। अब जब आप कोई भी टेस्ट देखते हो, कोई CBC टेस्ट देखते हो या जो भी देखते हो, ठीक है, किसी भी मरीज़ का, उनके अंदर आप ये नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हो कि अगर ये नॉर्मल जो भी चीज़ें उनके अंदर लिखी हुई है अगर इनके दरमियान आती है, आपको ये याद होंगे तो आप उनका जो है मतलब पता करवा सकते हो कि बंदे को मसला क्या है, या तो रेड ब्लड सेल में मसला है, या फिर प्लेटलेट्स में है, या वाइट ब्लड सेल में है, या फिर कोई और मसला है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हेमाटोक्रेट की नॉर्मल वैल्यू है 40 to 54%। ये अगर इतना है तो नॉर्मल है, इससे कम होगा तो मसला होगा, इससे ज़्यादा होगा तो भी मसला होगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन की वैल्यू है 13.5 to 18 ग्राम, ठीक है, पर डायमीटर, या क्या लिखा DL। ठीक है, रेड सेल्स है 4.6 to 6.3 क्रॉस 10⁻6, 4.6 to 6.3 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 4.5 to 11 ये है वाइट ब्लड सेल्स का। प्लेटलेट्स का है 150 से 450, जिसे मैंने पहले बता दिया। ये नॉर्मल वैल्यूज़ है जो कि पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेन वैल्यूज़ है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम MCV जिसको हम कहते हैं वो है 80 to 100। ठीक है, मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन जिसको हम MCH कहते हैं वो है 27 to 31। MCH कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं MCH हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है, वो है 32 to 36%। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट जो है वो है 11.6 to 14.6%। अच्छा, रेटिकुलोसाइट काउंट कितना है, 0.5 to 2.5%। और ये आपको एक टेबल में जो है वो प्रोटीन्स वगैरह बताए गए हैं कि इनका परसेंटेज कितना होगा। जैसे कि एल्बुमिन का बताया है कि आपके बॉडी में तकरीबन 60% पाया जाता है, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से। और इसका काम क्या है, हेल्प मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो पानी का प्रेशर होता है, ये भी हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन अल्फ़ा ग्लोबुलिन, ये आपको बताया गया है कि लीवर से प्रोड्यूस होता है, 36% होता है। ट्रांसफर लिपिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये आपको काम बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। खैर, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन का काम क्या है कि ये आपका ब्लड कोगुलेशन करता है, मतलब ब्लड को रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये 4% मौजूद होता है, और इसका भी जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो है लीवर। ठीक है, तो लीवर भी हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड रहता है, और स्पेशली ब्लड को जो है वो साफ़ करता रहता है। तो ये था हमारा
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम जो इसके ब्लड के जो एबनॉर्मेलिटीज़ है, जो डिसऑर्डर्स है वो पढ़ेंगे। अगर इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।